कहाँ तक था? पॉलीसेकेराइड शुरू किया था ना। देखो कुछ बच्चों को डाउट था कोagulation ऑफ ब्लड में, तो वो डिस्कस कर देते हैं। उसके बाद तो कहीं और आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। फिर पॉलीसेकेराइड कंटिन्यू करेंगे। हाँ आइए। तो कोagulation या क्लॉटिंग, ओके। तो क्या होता है, जैसे कभी भी हम लोग नाइफ या कुछ भी यूज करते रहते हैं और क्या होगा, कट लगता है और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। और कुछ टाइम बाद ऐसा नहीं होता कि वो ब्लड बहता ही रहता है, तो एक ब्लीडिंग टाइम होता है पार्टिकुलरली, उसके बाद क्लॉट करने लगेगा, है ना, ब्लड। क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग से क्या होगा, प्रॉब्लम सारी क्रिएट होगी बॉडी को, तो इसलिए उसको रोका जाता है। बॉडी में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिससे कि उस ब्लड जो फ्लो हो रहा है कट के बाद उसको रोका जाएगा, है ना। और उस साइट पे जहाँ पे इंजरी हुई है या कट लगा है वहाँ पे क्लॉट या कोगुलम बन जाता है। क्लियर? तो क्लॉट और कोगुलम जो बनेगा, तो क्लॉट कोगुलम इज फॉर्म्ड, है ना, फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ इंजुरी और कट। जहाँ पे कट लगा था वहां पे क्लॉट या कोगुलम बनता है। और एक किस कलर का होता है, डार्क रेडिश ब्राउन, है ना, इस कलर का ये क्लॉट और कोगुलम बनता है। अब ये क्लॉट और कोगुलम में होता क्या है, तो देखो दो लेवल पे क्लॉटिंग की जाती है। एक तो जब कट लगा तो यहाँ पे टिश्यू की भी इंजरी हुई और यहाँ पे नीचे जो ब्लड वेसल्स थे वो भी इंजर्ड हो गए। क्लियर? तो जहाँ भी इंजरी होती है वहाँ पे दो चीजें डैमेज हुई, एक तो ब्लड वेसल डैमेज हुआ और दूसरा वहाँ पे टिश्यू डैमेज हो गया। क्लियर? तो जैसे ही ब्लड वेसल जो डैमेज हुआ वहाँ भी क्लॉटिंग कराया जाता है, वो भी कुछ वहाँ करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है वहाँ मैकेनिज्म। और दूसरा जो टिश्यू है वो भी कुछ ना कुछ वहाँ पे मैकेनिज्म करवाता है क्लॉटिंग करने के लिए या क्लॉट बनाने के लिए। तो देखो क्लॉट बनता कैसे है, तो एक चीज याद रखना आपको, जब भी क्लॉट बनेगा तो वहां पे क्या होगा, एक प्लेटलेट एडहेशन होगा। मींस वहां पे प्लेटलेट क्या होते हैं, बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं आपस में जुड़कर, ठीक है ना। वो क्या बनाएंगे, प्लेटलेट प्लग। तो प्लेटलेट एडहेशन होता है वहां पे साइट ऑफ इंजरी, और उससे क्या होगा, उससे एक प्लेटलेट प्लग बन जाएगा। क्लियर? तो प्लेटलेट प्लग बनता है और ये सारा कुछ होगा ब्लड वेसल्स के इंजर्ड होने से। क्लियर? क्योंकि जहां भी कट लगा है वहां पे दो चीजें डैमेज हो गई, एक तो ब्लड वेसल और दूसरा टिश्यू। अब दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होता है फाइब्रिन फॉर्मेशन। तो फाइब्रिन फॉर्मेशन ये डैमेज टिश्यू की वजह से वहां पे होगा जहां पे साइट था इंजरी का। तो फाइब्रिन फॉर्मेशन, तो दो चीजें होती हैं जहां पे क्लॉट बनाने में, जहां क्लॉट बनता है। तो क्लॉट क्यों बनता है, एक तो प्लेटलेट एडहेशन की वजह से वहां पे प्लेटलेट प्लग बन जाएगा, बहुत सारे प्लेटलेट आते हैं और वो इकट्ठा हो जाते हैं। देखते कैसे होता है मैकेनिज्म, थोड़ी देर में देखेंगे हम लोग। और दूसरा, इस क्लॉट में क्या हुआ, फाइब्रिन फॉर्मेशन हुआ। और जो फाइब्रिन है दैट इज नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स। तो ये क्या है, एक नेटवर्क है, जाल सा बना हुआ स्ट्रक्चर है, नेट है किसका, थ्रेड्स का। तो फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, फिब्रिन वही है, फिब्रिन या फाइब्रिन जो है वो क्या है, फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और वो थ्रेड है, और जो थ्रेड्स है बेसिकली फाइबर्स है ये। तो नेटवर्क ऑफ थ्रेड और यू कैन से फाइबर्स ये बनते हैं।
तो क्लॉट इन दोनों से मिलकर बनेगा, एक तो प्लेटलेट प्लग से और दूसरा क्या है, फाइब्रिन फॉर्मेशन से, यानी फाइब्रिन का भी वहां पे फॉर्मेशन होगा। क्लियर। अब देखो जो फाइब्रिन का फॉर्मेशन है, यानी जो नेटवर्क ऑफ थ्रेड बना, जो क्या करता है, ट्रैप कर लेता है किसको, डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स को, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को, वो वहीं पे क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा और उसके बाद क्या बना, एक क्लॉट बन गया। तो क्लॉट भी ये दोनों चीजें हैं। अब ये जो फाइब्रिन है ये क्या करता है, ये ट्रैप, जो ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड था या फाइबर्स था, उसने क्या किया, ट्रैप कर लिया, ट्रैप द डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म एलिमेंट्स। ओके, तो ये ट्रैप कर लेगा डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट आपको पता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और यहाँ पे प्लेटलेट्स है, इस तरह से। अब यहाँ पे क्लॉट बन गया। अब देखो ये पहला जो इस प्लेटलेट प्लग बनना है ये हम लोग देखेंगे, और ये जो फाइब्रिन फॉर्मेशन होता है ये एक स्टेप का प्रोसीजर नहीं है, काफी सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और एक दूसरे को एक्टिवेट करके फाइनली फाइब्रिन का फॉर्मेशन करवाया जाता है। क्लियर। तो आपको दो चीजें सोचनी है, कैसे कि अब देखो क्लॉट पे एक तो प्लेटलेट एडहेशन होना है, प्लेटलेट प्लग बनना है, ठीक है, वो हो जाएगा। दूसरा हमारा जो कीवर्ड, हमारा टारगेट है फाइब्रिन, वहां पे फाइब्रिन क्या होना, उसका फॉर्मेशन होना। तो इसके फॉर्मेशन के लिए आपको सोचना है ये कैसे होगा। क्लियर। तो वो एक स्टेप में नहीं होता, कई स्टेप में क्या होगा, ये फाइब्रिन का फॉर्मेशन कराया जाता है और ये कैस्केड मैनर में होता है। कैसे, कैस्केड। तो कैस्केड का मतलब क्या होता है कि दो चीजें हैं, जैसे कैस्केड एक इंग्लिश वर्ड है, मतलब जैसे वाटरफॉल होता है वो कैस्केड के मैनर में, जैसे यहाँ से ऐसे गिरा, इस तरह से गिरता हुआ तब वो नीचे तक आता है। मतलब हिल पे गिर रहा है, अगर पहाड़ के ऊपर वाटरफॉल हो रहा है तो वो ऐसे इस तरह से गिरते गिरते आते हैं, दैट इज द कैस्केड मैनर। वहीं से वर्ड लिया गया और मैकफार्लेन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कैस्केड थ्योरी ऑफ ब्लड कोगुलेशन, ठीक है ना। तो ये थ्योरी दिया था मैकफार्लेन ने। तो उन्होंने बताया कि कैस्केड का मैनर जैसे वाटरफॉल धीरे धीरे यहाँ से यहाँ से ऐसे ऐसे गिरता हुआ आता है, वैसे ही एक क्लॉटिंग फैक्टर दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को इस तरह से एक्टिवेट करते हैं और फाइनली कोगुलेशन अचीव किया जाता है और ये कैसे फाइनली फाइब्रिन का फॉर्मेशन करवाया जाता है। तो यहाँ आपको सोचना है कि फाइब्रिन कैसे होगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जो फाइब्रिन फॉर्मेशन होगा ये कैस्केड मैनर के थ्रू कराया जाता है। क्लियर। तो यहाँ तक समझ में आया आपको। तो जब भी क्लॉट होगा तो दो चीजें आपको सोचनी है कि जहाँ भी कट लगा है और वहीं पे क्लॉट बनना है साइट ऑफ इंजरी पे या कट पे, तो वहाँ पे दो चीजें इस क्लॉट पे रहेंगी क्लॉट बनाने में। एक तो प्लेटलेट प्लग बनता है पहले, और उसके बाद इससे काम नहीं चलता, इसके बाद ही ब्लीडिंग होती रहती है। इसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा, फाइब्रिन का फॉर्मेशन करवाना पड़ता है क्लॉट के लिए। तो ये जो फाइब्रिन का फॉर्मेशन है ये एक स्टेप में नहीं होगा, ये मल्टी स्टेप प्रोसीजर है और एक कैस्केड मैनर में होगा। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं और वो एक दूसरे को एक्टिवेट करके फाइनली फाइब्रिन का फॉर्मेशन करवा देते हैं। क्लियर। तो यही है कैस्केड थ्योरी, कैस्केड मैकेनिज्म, कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो पहले देखते हैं हम लोग वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या है। तो यहाँ अगर कुछ नोट करना है आपको तो आप नोट कर लो, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे।
और इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी वाला भी याद रहे। एनसीईआरटी में इतना लंबा नहीं दिया हुआ है, वो क्या याद करना है मैं वहां बता दूंगा आपको, और चीजें आप स्किप कर सकते हो। ये सारा कुछ आपको एनसीईआरटी में मेंशन मिलेगा। हो गया ये, रब करें। क्लियर, रब करें। तो देखो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। याद मैं इसलिए करवा रहा हूँ आपको कि दो जगह आपको फायदा हो जाएगा। एक तो हेमोफीलिया के फैक्टर्स आपको याद हो जाएंगे जो जेनेटिक्स में बताते हैं, और दूसरा जो एनसीईआरटी वाला है वो याद करने में हेल्प हो जाएगी। ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स पे क्वेश्चन नहीं आता कि कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, तो आप इसको नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर याद कर लेंगे तो एनसीईआरटी वाला पार्ट आपको इजीली याद रहेगा। ये बस है बेनिफिट। तो ये कैसे याद करोगे, तो इसके लिए एक सेंटेंस याद रखना आप, फिट पैंट, फिट पैंट, टाइट कॉलर, लूज अमेरिकन शर्ट आर कूल, सेज प्रीटी हीरोइन, फरहा या फाकड़ी, जो भी नाम अच्छा लगे। तो फिट पैंट, टाइट कॉलर, लूज अमेरिकन शर्ट आर कूल, सेज प्रीटी हीरोइन, फरहा। क्लियर। अब जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको हम रोमन में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 is absent, then 7 8 9 10 11 12 and 13। क्लियर। तो इतने 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। Fi से क्या होगा बोलो, फाइब्रिनोजन, है ना। तो फाइब्रिनोजन आपको याद रहेगा, ये पहला क्लॉटिंग फैक्टर है। पैंट के पी से बोलो, बोलते चलो, प्रो, वेरी गुड, प्रोथ्रोम्बिन। पी से थ्रोम्बोप्लास्टिन, सी से कैल्शियम, लूज अमेरिकन, एल और ए, इससे लिया है लेबाइल फैक्टर। एल लिया यहां से और ए लिया है इससे, ठीक है। तो लेबाइल फैक्टर इस तरह से एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रहेगा हमेशा। एस से स्टेबल फैक्टर, इनके 2-3 नाम और भी होते हैं, ठीक है ना, क्लॉटिंग फैक्टर्स के। जैसे ए है, दैट इज एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए,
यानी इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा, हीमोफीलिया ए होगा। क्लियर, इससे हो जाएगा हीमोफीलिया ए। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं, आपको ये लिख लेना इसकी, यानी फैक्टर नंबर 8 से के डिफिशियंसी से होगा हीमोफीलिया ए। क्लियर। 9 के सी से क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, और इसका दूसरा नाम है एंटी हीमोफीलिया बी, और एंटी हीमोफीलिया फैक्टर बी भी इसको बोलते हैं। मींस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ क्रिसमस फैक्टर हीमोफीलिया बी अकर। ठीक है ना, तो इसकी डिफिशियंसी से होगा हीमोफीलिया बी, 9 के डिफिशियंसी से। तो हीमोफीलिया बी होगा 9 के डिफिशियंसी से। 10 से स्टुअर्ट पावर फैक्टर, देन पी से प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, दैट इज फैक्टर नंबर 11। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं पीटीए, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। हीरोइन के एच से हैगमैन फैक्टर, हैगमैन फैक्टर, एंड फरहा के एच से फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। तो ये हो गया फैक्टर नंबर 13। तो इस तरह से सारे फैक्टर्स आपको याद रहेंगे, और इसकी हेल्प से आप एनसीईआरटी भी नहीं भूलोगे। बस आपको ये याद रखना है, जहां भी क्लॉट बनता है वहां पे प्लेटलेट एक साथ आके अधेर कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, और वो प्लेटलेट प्लग बनाते हैं। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि फाइब्रिन का फॉर्मेशन करवाना पड़ता है कहाँ पे, क्लॉट बनाने के लिए। तो ये 2 कीवर्ड है, इसी से बस आपको याद रखना है कि जब तक फाइब्रिन नहीं बनेगा तब तक क्लॉट नहीं बनने वाला, क्योंकि प्लेटलेट एडहेशन से ब्लीडिंग नहीं रुकती, थोड़ा सा कम होता है लेकिन ब्लीडिंग होती रहती है। इसलिए फाइब्रिन यानी थ्रेड का जो नेटवर्क है वो बनता है, तभी ब्लीडिंग टोटली स्टॉप होगी। क्लियर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उनको ब्रेकफास्ट नहीं मिला क्या? रो रहे हैं बेचारे। हाँ, ये जो फैक्टर नंबर 11 है इसकी डिफिशियंसी से होगा हीमोफीलिया सी। तो 8, 9 एंड 11 ए बी सी।
रब करें, हो गया। तो देखो कैस्केड थ्योरी ऑफ ब्लड कोगुलेशन, एनसीईआरटी में बस ये वर्ड आपको मिलेगा कैस्केड ओनली, कैस्केड वर्ड मिल जाएगा एनसीईआरटी में। कैस्केड थ्योरी ऑफ ब्लड कोगुलेशन जो था ये दिया था मैकफार्लेन ने। और कैस्केड दो चीजों के लिए यूज करते हैं। कैस्केड मीन्स clotting factors activate one another and finally coagulation is achieved, फाइनली कोगुलेशन इज अचीव्ड। तो इसके लिए वर्ड यूज किया गया कैस्केड। और दूसरा होता है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब कि देखो एक अगर क्लॉटिंग फैक्टर, मान लो कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर है, सपोज क्लॉटिंग फैक्टर कोई भी है, XYZ कोई भी है, तो अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर X है, अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर पहले ये एक्टिवेट होगा तो X क्या होता है, ये पहले एक्टिवेट होता है, तो क्लॉटिंग XA बन जाएगा, मींस एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर X। ओके, तो X का मतलब क्लॉटिंग X, और ये जब एक्टिवेट हुआ तो ये बन गया क्लॉटिंग XA। XA मतलब एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर X। X मतलब कोई भी XYZ, अभी और आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। अब XA ने सपोज करो क्लॉटिंग फैक्टर Y को एक्टिवेट कर दिया, तो ये बन गया YA। क्लियर? तो इसने एक्टिवेट किया, ऐसे लिख सकते हैं क्लॉटिंग Y को, फैक्टर Y को, तो क्लॉटिंग फैक्टर ऐसे लिखते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर X, ये हो गया क्लॉटिंग फैक्टर XA मींस एक्टिवेटेड, A फॉर एक्टिवेटेड, ये अब एक्टिवेट हो चुका है। क्लियर? अब Y को इसने एक्टिवेट किया, अब ये बन गया क्लॉटिंग फैक्टर YA। तो होगा, सपोज करो ये फैक्टर जो XA है, अगर ये 10 ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इस नंबर के, तो अगर ये 10 है तो इसके बाद जो क्लॉटिंग फैक्टर YA होगा ये बढ़ जाएगा, ये हो सकता है 100 हो जाए, मतलब X जो एक्टिवेट हुआ था उसका नंबर 10 था, इसने जब Y को एक्टिवेट किया तो ये हो गया 100। अब इसने Y ने सपोज करो क्लॉटिंग फैक्टर Z को एक्टिवेट किया, क्लॉटिंग फैक्टर Y ने एक्टिवेट किया क्लॉटिंग फैक्टर Z को, अब ये बन गया क्लॉटिंग फैक्टर ZA। क्लियर? अब हो सकता है ये 1000 हो, यानी समझ रहे हो हर लेवल पे
क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब उनका अमाउंट ब्लड में बढ़ता जाएगा, यानी 1 से 10, 10 से 100, इस तरह से एम्प्लीफिकेशन भी होता रहता है हर लेवल पे, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स ज्यादा एक्टिवेट होते रहते हैं। क्लियर? तो इसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। तो कैस्केड का दो मतलब है, एक तो एक फैक्टर दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को एक्टिवेट करता रहेगा और फाइनली क्लॉटिंग हम अचीव कर लेते हैं, क्लॉट बन जाएगा। क्लियर? यानी फाइब्रिन बनेगा और उसके बाद क्लॉट बन जाएगा। दूसरा कैस्केड का मतलब होता है एम्प्लीफिकेशन। हर लेवल पे क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर जो एक्टिवेट होंगे उनका नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो पहले अगर एक है तो 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख, 10 लाख, ऐसे मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब होता है एम्प्लीफिकेशन। तो कैस्केड इज, तो इसको सबसे पहले मैकफार्लेन ने क्या किया, उनको पता चला, ऑब्जर्व किया कि इस तरह से क्लॉटिंग होती है। ऑब्जर्व किया उन्होंने कि एक तो एम्प्लीफिकेशन होता है और दूसरा एक फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट करता है। तो इसी के लिए दोनों के लिए टर्म दिया उन्होंने कैस्केड। एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो ये कैस्केड वर्ड सिर्फ आपको मिलेगा, ये थ्योरी नाम याद करना नहीं है। अब हम आते हैं कैस्केड का मतलब समझ में आया आपको। एक तो एम्प्लीफिकेशन, हर लेवल पे क्या होगा, फैक्टर्स जो एक्टिवेट होंगे उनका नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये एम्प्लीफिकेशन याद रखना। और दूसरा याद रखना है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होता है, एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, पहला दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरह से फाइनली क्लॉट बनेगा। क्लियर? तो ये हो गया कैस्केड थ्योरी का मतलब। थोड़ा सा जल्दी से बस इसका कैस्केड का मतलब लिख लो, जल्दी से लिखो। एक तो ये लिख लेना जल्दी से। और एम्प्लीफिकेशन का मतलब आप समझ सकते हो कि हर लेवल पे नंबर क्लॉटिंग फैक्टर्स का इंक्रीज करता है। तो इस तरह से जैसे क्लॉटिंग फैक्टर एक्स था वो एक्टिवेट हुआ, एक्स तो हर लेवल पे एम्प्लीफिकेशन होगी। एम्प्लीफिकेशन मीन्स नंबर ऑफ एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स, number of activated clotting factors increases at every step पे वो बढ़ते जाते हैं, इसी को बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। तो कैस्केड का दो मतलब यहाँ पे है। क्लियर हो गया ये?